हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका स्टडी विद उषा मैम चैनल पे। आज हम 10वीं क्लास का ज्योग्राफी का पार्ट नंबर 1 संसाधन और विकास पढ़ेंगे। ये चैप्टर आपके सीबीएसई के अकॉर्डिंग पैटर्न की वजह से बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो यही कि चैप्टर का नाम संसाधन की, ये क्वेश्चन बनता है कि संसाधन क्या है। तो हम अगर इसको नॉर्मल भाषा में समझे तो यानी कि संसाधन वो है यानी कि प्रत्येक वो वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं संसाधन। ठीक है, तो आप इसे अपनी लैंग्वेज में आप आसानी से लिख सकते हो कि प्रत्येक वो वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है उसको हम क्या बोलते हैं, संसाधन कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य है और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन। ठीक है, यानी कि हमारे जो एनवायरनमेंट है, जो हमारा पर्यावरण है, उसमें उपलब्ध प्रत्येक वो वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयोग की जाती है। ठीक है, और जिसको बनाने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है। ठीक है, और आर्थिक रूप से वो संभाव्य है, तो वो क्या है, एक संसाधन है। ठीक है, देखो ये आपका चित्र दे रखा है, इसमें देखिए आपकी भौतिक पर्यावरण दे रखा है, प्रौद्योगिकी और संस्थाएं। ठीक है, और बीच में आपको मानव को रखा है, यानी कि इन सारी चीज़ों का जो प्रयोग करता है कौन करता है, मानव करता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के मध्य जो है वो संबंध होता है। ठीक है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतर प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संसाधनों का निर्माण करते हैं। ठीक है, यानी कि देखिए प्रकृति में जो भी संसाधन उपलब्ध हैं, ठीक है, और हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग कौन करेगा, उसका प्रयोग करता है मानव, इसलिए अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए। ठीक है, और साथ में जो संस्थाएं होती हैं उनका भी निर्माण वो करता है। क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए जो मानव है, मानव स्वयं भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। क्यों? क्योंकि देखिए प्रकृति में जो भी हमें संसाधन दिए हैं उन संसाधनों का प्रयोग हमें किस तरीके से करना है और कैसे करना है, ये सब मानव निर्धारित करता है। ठीक है, इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। सबसे पहला उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार का होता है, जैव और अजैव। ठीक है, और समाप्तता के आधार पर आपका ये भी दो प्रकार का होता है, नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य। तीसरा स्वामित्व के आधार पर, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। फोर्थ विकास के स्तर के आधार पर, संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोश। ठीक है, तो देखिए जो ये है वर्गीकरण में से आपसे कई बार वो आपसे एग्जाम्पल पूछ लेता है कि जैव संसाधन कौन से हैं और अजैव संसाधन कौन से हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि देखिए जैव संसाधन, आप जैव से आप समझ सकते हो कि वे संसाधन जिनमें सांस हैं, वे जो सांस लेते हैं। ठीक है, यानी कि जो जीवित हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वो हमारे जैव संसाधन होते हैं। उसमें जैसे आपका मनुष्य आ जाएगा और प्राणी जात। ठीक है, ये सारे उसमें आपके जैव संसाधन के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, और अजैव संसाधन आप समझ सकते हो कि यानी कि वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं। ठीक है, यानी कि जो संसाधन निर्जीव वस्तुओं से बने हैं जिनमें जीवन संभव नहीं है, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम अजैव संसाधन बोलते हैं। जिसमें से आपके चट्टानें हो जाएंगी और धातुएं हो जाएंगी। ठीक है, फिर समाप्तता के आधार पर दो प्रकार के, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ठीक है, देखिए नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं, वे संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक, रासायनिक और अथवा यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है। यानी कि वे संसाधन जिनका हम दोबारा से एक बार यूज़ करने के बाद में दोबारा हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, तो वो क्या है, हमारे नवीकरणीय संसाधन। जैसे आपका वायु हो गया, जल हो गया। ठीक है, दूसरा इसका आपका अनवीकरणीय, यानी कि वे संसाधन जिनको आपने एक बार उपयोग कर लिया लेकिन दोबारा आप उसको प्रयोग में नहीं, आप उसको ला सकते। जैसे आपके खनिज हो गए, ठीक है, कोयला हो गया। ठीक है, तो इनका हम एक बार प्रयोग करके दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आपका स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के देखिए व्यक्तिगत से आप समझ सकते हो, यानी कि निजी स्वामित्व वाले व्यक्ति। ठीक है, जिससे यानी कि जिसमें किसी एक ही व्यक्ति का के जो संसाधन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम व्यक्तिगत संसाधन बोलते हैं। ठीक है,
दूसरा इसमें सामुदायिक। सामुदायिक से आप समझते हो कि यानी कि वे संसाधन जिनका उपयोग पूरे समुदाय के लिए होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सामुदायिक संसाधन। ठीक है। और राष्ट्रीय यानी कि किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र की जो सीमा है, ठीक है, राष्ट्र की सीमा के भीतर जो संसाधन मौजूद हैं वो हमारा क्या कहलाएंगे, राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है। और इसमें आपका अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय यानी कि देखिए जो तटरेखा है, तटरेखा के 200 मील से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। ठीक है। तो यानी कि वो क्या कहलाएंगे, हमारे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। फिर आपका विकास के आधार पर संभावी। ठीक है। देखिए संभावी संसाधन यानी कि वे संसाधन जो किसी प्रदेश में, ठीक है, जो किसी स्टेट के अंदर उपलब्ध हैं लेकिन उनको अभी तक उपयोग नहीं किया गया है, लेकिन संभावना है कि उसको हम आगे यूज कर सकते हैं, तो क्या है वो आपके संभावी संसाधन। ठीक है। दूसरा आपका इसमें विकसित यानी कि वे संसाधन जिनका उपयोग की गुणवत्ता और उसकी मात्रा हम निर्धारित कर चुके हैं। ठीक है, कि इसका उपयोग भी है और इसको हम, उसकी गुणवत्ता भी है, उसकी कितनी क्वांटिटी है वो भी हम निर्धारित कर चुके हैं, तो क्या कहलाते हैं आपके विकसित संसाधन। ठीक है। फिर आपका भंडार। देखिए पर्यावरण में उपलब्ध वे संसाधन जो अभी प्रौद्योगिकी के अभाव में मानव की पहुंच से बाहर हैं। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम भंडार संसाधन बोलते हैं। ठीक है। फिर आपका संचित कोष। देखिए वे संसाधन जिन्हें अभी तकनीकी ज्ञान के उपयोग से प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है, इसमें क्या बोलेंगे हम, संचित संसाधन। ठीक है। तो आपके थे संसाधनों के प्रकार। अब हम बात करते हैं संसाधनों का विकास। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है, परिणाम स्वरूप मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग किया है जिससे निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई हैं। ठीक है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से कौन सी समस्याएं हैं, तो वह सबसे पहला है कि कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का ह्रास। दूसरा, संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं जिससे समाज दो हिस्सों संसाधन संपन्न एवं साधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बंट गया। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थिति संकट पैदा हो गया है, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत क्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि। ठीक है। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्यायसंगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है। अब बात यह कि सतत पोषणीय विकास क्या होता है। देखिए सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न कर। देखिए आप इसको सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं कि देखिए जो हमारे पास संसाधन है, संसाधनों का ऐसा विवेकपूर्ण उपयोग, ठीक है, यानी कि संसाधनों का ऐसा प्रयोग जिससे हमारी अपनी वर्तमान पीढ़ी की जो ज़रूरतें हैं, जो हमारी वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतें हैं वो भी पूरी हो जाएं और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, ठीक है, उनकी आवश्यकताएं भी पूरी होती रहें, तो उससे हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम सतत पोषणीय विकास। ठीक है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो पृथ्वी सम्मेलन था वो कब हुआ था, तो ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था 1992 में। ठीक है। और इसमें क्या था कि जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्र अध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए थे। ठीक है। और यहाँ पे देखो रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषण विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि एजेंडा 21 क्या था, तो देखिए एजेंडा 21 में क्या था, यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वावधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। ठीक है। अब हम बात करते हैं संसाधन नियोजन। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य नीति है। तो सबसे पहले देखिए संसाधन नियोजन क्या कहलाता है। देखिए
आप कोई भी काम करते हैं ना, किसी भी काम को करने से पहले आप एक प्लान करते हैं, एक योजना बनाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से कि ऐसे उपाय अथवा तकनीक जिसके द्वारा जो संसाधन है, संसाधनों का उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं संसाधन नियोजन, ठीक है। इस संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सामान्य रणनीति है। इसलिए भारत जैसे देश में जहां संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, यह और भी महत्वपूर्ण है। यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहां एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं। कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। उदाहरणार्थ झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार हैं। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं परंतु मूल विकास की कमी है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुत ताकत है लेकिन जल संसाधनों की कमी है। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग अलग पड़ता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है परंतु यहाँ जल, आधारभूत अवरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। हम बात करते हैं भारत में संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान है। एक देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना और संसाधनों को गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना है। संसाधन विकास योजना लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वित स्थापित करना। स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से प्रयास किए गए हैं। किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तदनुरूपी परिवर्तनों के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। देश में बहुत से क्षेत्र हैं जो संसाधन संपन्न होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित हैं। उपनिवेश का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए प्रमुख आकर्षण रहे हैं। उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया तथा उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहाँ उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाएं। उपनिवेशन के विभिन्न चरणों में भारत ने इन सबका अनुभव किया है। अतः भारत में विकास सामान्यतः संसाधन विकास लोगों के मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं था बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभवों का भी योगदान रहा है। हम बात करते हैं संसाधनों का संरक्षण। संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपयोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा है। उदाहरणार्थ गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की है। हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। देखिए ये स्टेटमेंट ना कई बार एग्जाम में आपसे पूछी गई है कि ये जो स्टेटमेंट है ये किसने कही थी, तो ये किसने कहा था? ऐसा महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। ठीक है। उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और इसके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। भू संसाधन। हम भूमि पर रहते हैं, इसी पर अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। अतः भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक, वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्था भूमि पर ही आधारित है परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है। इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक
आकृतियां जैसे पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं। लगभग 43% भूक्षेत्र मैदान है, जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। पर्वत पूरे भूक्षेत्र के लिए 30% भाग पर विस्तृत है। वे कुछ बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है और परिस्थिति के लिए महत्वपूर्ण है। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोष है। अब हमारा भू उपयोग, ठीक है, भूमि का उपयोग। देखिए यहाँ से ना क्वेश्चन भी आता है आपका कि भूमि के क्या क्या उपयोग हैं, ठीक है। तो ये आपको 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर में हिसाब से पूछ सकता है। भू संसाधनों का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों से किया जाता है। सबसे पहला वन, ठीक है। दूसरा कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, इसमें बंजर तथा कृषि योग्य भूमि होती है। गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि जैसे इमारतें, सड़क, उद्योग इत्यादि, ठीक है। पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, स्थायी चारागाहें तथा अन्य गोचर भूमि, विविध वृक्ष, फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल है। कृषि योग्य बंजर भूमि, जहाँ 5 से अधिक वर्षों में खेती नहीं की गई, यानी कि बंजर भूमि कौन सी भूमि होती है, जहाँ पे 5 साल से अधिक कोई भी खेती नहीं की गई, तो कैसी भूमि है वो बंजर भूमि है। फिर आपका पड़ती भूमि, वर्तमान पड़ती जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती नहीं की गई हो, ठीक है। यानी कि वर्तमान पड़ती यानी कि वो एरिया जहाँ पे 1 वर्ष या उससे कम समय से खेती नहीं की गई हो, ठीक है। वर्तमान पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य पड़ती भूमि या पुरातन पड़ती जहाँ 1 से 5 कृषि वर्ष से खेती नहीं की गई है, ठीक है। शुद्ध नवल बोया गया क्षेत्र वह भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती हैं, वह शुद्ध निवल या बोया गया क्षेत्र कहलाता है। यानी कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या होता है, यानी कि वो एरिया, वह क्षेत्र जहाँ पर जिस जमीन पे जो कृषि है की जाती है, जहाँ पे फसलें उगाई जाती हैं और काटी जाती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम शुद्ध बोया गया क्षेत्र। एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। देखिए ये आपको डायग्राम दे रखा है, इसमें आप देख सकते हैं कितने प्रतिशत किस तरह की भूमि हमारे पास उपलब्ध है, ठीक है। अब हम बात करते हैं भारत में भू उपयोग प्रारूप। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपरा इत्यादि शामिल हैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। यानी कि भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो कितना है, तो वह आपका 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। परंतु इसके 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों के भूमि उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है। स्थायी चारागाहों के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है। पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होंगे और इसके क्या परिणाम होंगे। वर्तमान पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य पड़ती भूमि अनुपजाऊ है और इन पर फसल उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज़्यादा है। अतः इस भूमि में 2 या 3 वर्षों में इनको 1 या 2 बार बोया जाता है और यदि इसे शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है तब भी भारतीय कुल सूचित क्षेत्र के लगभग 54% हिस्से पर खेती हो सकती है। शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्र बोया जाता है। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र आंशिक है। यानी कि देखिए हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति कब लागू हुई थी, यह क्वेश्चन भी 1 नंबर में पूछा हुआ था आपका। तो ये आपका 1952 में जो राष्ट्रीय वन नीति उसको लागू किया गया था, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफी कम है। वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इस पर निर्भर करती है। भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि कहलाता है। बंजर भूमि में पहाड़ी चट्टानें, सूखे और मरुस्थलीय भूमि शामिल है। गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि में बस्तियां, सड़कें, रेल लाइन, उद्योग इत्यादि आते हैं। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण प्रबंधन की अवहेलना करने और लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। इसके कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है। हम बात करते हैं भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं तथा भावी पीढ़ी भी इसी भूमि का उपयोग करेगी। हम भोजन, मकान और कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से
प्राप्त करते हैं। मानव क्रियाकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिला है। इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। इसमें से लगभग 28% भूमि निम्नीकरण वनों के अंतर्गत है, 56% क्षेत्र जल अपर्दित है और शेष क्षेत्र लवणीय और क्षारीय है। कुछ मानव क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन ने भी भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है। खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबों के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। अति सिंचन से उत्पन्न जल आक्रांता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, जिससे मृदा में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है। खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना और मृदा बर्तन उद्योग में चूने, खड़िया मृदा और सेलखड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है। जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा की जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के कई तरीके हैं। वनारोपण और चारागाहों का उचित प्रबंधन इसमें कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। पेड़ों के रक्षक मेखला, पशु चारण नियंत्रण और रेतीले टीलों को कांटेदार जड़ें लगाकर इससे बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव की रोकथाम शुष्क क्षेत्रों में की जा सकती है। बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल को परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले तो इसमें क्वेश्चन ये बनेगा कि भूमि निम्नीकरण के क्या कारण है। ठीक है, तो सबसे पहला कारण तो था इसमें खनन, दूसरा अतिचारण, तीसरा अति सिंचाई और चौथा आपका औद्योगिक प्रदूषण और पांचवा आपका वनो उन्मूलन। ठीक है, तो ये इसके कारण हो गए। ठीक है, उसके बाद हम इसके संरक्षण की बात करते हैं। देखिए, जो अभी सीबीएसई का जो पेपर हुआ है 25 तारीख में, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि भूमि संरक्षण के उपाय कौन से हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा रखा था, लेकिन उसमें आंसर आपको यही लिखना था। ठीक है, तो भूमि संरक्षण के उपाय में हम सबसे पहले क्या करेंगे, वनारोपण। ठीक है, यानी कि वन को लगाना। दूसरा पशु चारण नियंत्रण, पशुओं को नियंत्रण रखना। ठीक है, तीसरा आपकी रक्षक मेखला, चौथा आपका खनन नियंत्रण और पांचवा आपका औद्योगिक जल का परिष्करण। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये 5 पॉइंट लिखेंगे तो आपको 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं मृदा संसाधन। मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मृदा एक जीवंत तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच जनक शैल अथवा संस्तर शैल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ और समय मुख्य कारक है। प्रकृति के अनेकों तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिमनदी और अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती हैं। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। मृदा जैव, ह्यूमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्व उनके रंग, गहराई, गठन, आयु व रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं के निम्न प्रकार हैं। ठीक है, देखिए मृदाओं का वर्गीकरण। तो देखिए, भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच भू आकृतियां, जलवायु और वनस्पतियां पाई जाती हैं। इस कारण अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हुई। सबसे पहले हम बात करते हैं जलोढ़ मृदा। यह मृदा विस्तृत रूप से फैली है और यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान, ठीक है, यानी भारत का जो उत्तरी जो मैदान है वो आपका जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। ठीक है, और यह मृदाएं हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्र सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाए गए निक्षेपों से बना है। ठीक है, यानी भारत का जो उत्तरी मैदान है वो आपका जलोढ़ मिट्टी से बना है। जलोढ़ मिट्टी जो 3 हमारी महत्वपूर्ण नदियां सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इनके द्वारा जो निक्षेप लाए गए थे उनसे ही ये बनी है। ठीक है, एक संकरे गलियारे के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान और गुजरात तक फैली हैं। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं, मृदा के कणों का आकार बढ़ता चला जाता है। नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल भंग के समीप मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती हैं। ऐसी मृदाएं पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों, द्वार, जो क्षेत्र और तराई में आमतौर पर पाई जाती हैं। कणों के आकार या घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयु से भी होती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं 2 प्रकार की होती है।
पुराना जलोढ़ बांगर और नया जलोढ़ खादर। बांगर मृदा में कंकड़ ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है और खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो जलोढ़ मिट्टियों कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन सी? आपकी बांगर और खादर। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेंगे बांगर और खादर में आप अंतर बताइए, तो आप इस तरीके से अंतर इसको बता सकते हैं। ठीक है, यानी कि देखिए जो पुरानी है वो बांगर है और जो नई है वो खादर है। आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। देखिए जब हम अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं, यानी कि जब हम ऐसे अनायास से हम पढ़ते हैं, तो उसमें जो खा है, खा पहले आता है और वह बाद में आता है, यानी कि जो चीज़ पहले आएगा वो पहले, तो यानी कि जो नया है वो क्या है? खादर, और जो पुराना क्या है? वो बांगर। ठीक है, जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती हैं। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास फास्फोरस चूर्णयुक्त होती हैं, जो इनको गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती हैं। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है और यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। सूखे क्षेत्रों की मृदाएं अधिक क्षारीय होती हैं। इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करके इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। अब हम बात करते हैं काली मृदा। इन मृदाओं का रंग काला और इन्हें रेंगुर मृदाएं भी कहा जाता है। काली मृदा कपासी खेती के लिए उचित समझी जाती है और काली कपास मृदा के नाम से भी जानी जाती है। देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में इसमें से 2 काली मिट्टी, यानी कि रेगुर मिट्टी कौन सी होती है? काली मिट्टी को ही कौन सी बोला जाता है? रेगुर मिट्टी। ठीक है, और कपास के लिए हम किस मिट्टी का उपयोग करते हैं? तो काली मिट्टी का। कैसे काली और कैसे कपास, इसको भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। ये माना जाता है कि जलवायु और जनक शैलों ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रकार की मृदाएं दक्कन का पठार, बेसाल क्षेत्र के उत्तर पश्चिम भागों में पाई जाती हैं और लावा जनक शैलों से बनी हैं। ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती हैं। देखो ये मैप दे रखा है, इस मैप में आपको सारी तरह की जो मृदा हैं उनको कलर से दिखा रखा है। ठीक है, तो आप देख लेंगे कि कौन से कलर से। देखिए जो ग्रीन कलर है वो आपका पर्वत और वन। ठीक है, फिर उसके नीचे जलोढ़ मिट्टी, फिर आपकी जो रेड दिखा रखी है लाल और पीली है। ठीक है, लाल को लाल से और पीली को पीली से दिखा रखा है। ठीक है, फिर काली मिट्टी, फिर लैटराइट और शुष्क। आप इस तरीके से भी इसमें आपको आप अच्छे से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, समझ भी सकते हैं जो कलर आपको इसमें दे रखे हैं। काली मृदा बहुत महीन कणों और अर्थात मृत्तिका से बनी है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है। इसके अलावा ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती हैं, परंतु इनमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे इनमें अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाता है। गीली होने पर ये मृदाएं चिपचिपी हो जाती हैं और इनको जोतना मुश्किल होता है। इसलिए इसकी जुताई मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार से ही शुरू कर दी जाती है। हम बात करते हैं लाल और पीली मिट्टी। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर पाई जाती हैं। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। इनका पीला रंग इनमें जलयोजन के कारण होता है। ठीक है, बात करते हैं लैटराइट मिट्टी। लैटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया, इसका अर्थ है ईंट। ठीक है, लैटराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्रता शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। यह भारी वर्षा से अत्यधिक निस्खलन का परिणाम है। लैटराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती है। इसमें सामान्यतः पौधों के पोषक तत्वों की कमी होती है। यह अधिकतर दक्षिण राज्यों, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्रों, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों तथा उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती हैं। जहाँ इस मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं, वहाँ इसमें ह्यूमस पर्याप्त रूप से पाया जाता है, लेकिन विरल वनस्पति और अर्धशुष्क पर्यावरण में इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। स्थल रूपों पर उनकी स्थिति के अनुसार उनमें अपर्दन तथा भूमि निम्नीकरण की संभावना होती है। मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपनाकर इन मृदाओं का कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफी उगाई जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लैटराइट मृदाएं काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त हैं। हम बात करते हैं मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती हैं। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल व्यापन दर अधिक है और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। मृदा के सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों में चूने की कंकड़ की सतह पाई जाती है। इसके कारण मृदा में जल अंतःस्पंदन अवरुद्ध हो जाता है और इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। हम बात करते हैं वन मृदा।
ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहाँ पर्याप्त वर्षावन उपलब्ध हैं। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। हिमालय के हिमाचली क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपरदन होता है और ये अधिशीलिक तथा ह्यूमस रहित होती हैं। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों, विशेषकर नदी सोपानों, जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती हैं। बात करते हैं मृदा अपरदन और संरक्षण। मृदा के कटाव और उसके भाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। यानी कि देखिए, जो मिट्टी है, मिट्टी का कटना, ठीक है, यानी कि मिट्टी का कटाव, और जब वो बहती है, ठीक है, यानी कि मिट्टी के भाव की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती हैं और दोनों में संतुलन होता है, परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण और खनन इत्यादि से कई बार यह संतुलन भंग हो जाता है तथा प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिम, नदी और जल मृदा अपरदन करते हैं। बहता जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वहिकाओं बनाता है, जिन्हें अवनलिकाएं कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती और इसे उत्खात भूमि कहते हैं। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खंड भूमि कहा जाता है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। इसे चादर अपरदन कहा जाता है। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहा जाता है। कृषि के गलत तरीकों से भी मृदा अपरदन होता है। गलत ढंग से हल चलाने, जैसे ढाल पर ऊंचे से नीचे की ओर हल चलाने से वहिकाएं बन जाती हैं, जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा का कटाव करता है। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। इसे समोच्च जुताई कहा जाता है। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान कृषि अपरदन को नियंत्रित करती है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफी विकसित है। बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती हैं। ये पवनों द्वारा जनित बल को कमजोर करती हैं। इस तरीके को पट्टी कृषि कहते हैं। पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक मेखला बनाना भी पवनों की गति कम करता है। इन रक्षक पट्टियों का पश्चिमी भारत में रेत के टीलों के स्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, तो देखिए ये चैप्टर बहुत अच्छा था और इंटरेस्टिंग भी था। इसमें से आपके सीबीएसई में काफ़ी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और इस बार भी इसमें से आपसे क्वेश्चन, जो लॉन्ग क्वेश्चन था, इसमें से ही आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आपको मिल जाए, और साथ में और बच्चों को भी शेयर करें जिससे उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।